इस वक्त हम आपको अपडेट करेंगे फैसलाबाद में, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा जारी है। बदनज़मी देखने में आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में। कुछ देर पहले इमरान खान भी यहां पर पहुंचे हैं। हम आपको ये मनाजिर भी दिखा रहे हैं। बदनज़मी देखने में आई है इस जलसे में। जी हां, आपको ये अहम खबर दे रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसलाबाद में जलसा, बदनज़मी एक बार फिर देखी गई है और कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद ने स्टेज पर भी पहुंचने की कोशिश की है। और अभी ये इतलात मौसूल हो रही है कि बदनज़मी भी देखने में आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसलाबाद में होने वाले जलसे में, जहां पर आपको अपडेट करते चले। नफासत हसनैन ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मजीद बात करेंगे। नफासत हसनैन, बताएगा क्या बदनज़मी हुई, कुछ पता चल सका? जी, तहरीक इंसाफ का जलसा फैसलाबाद के धोबी घाट ग्राउंड में हो रहा है। यहाँ पे कारकुनों की बड़ी तादाद पहुंची है और काफ़ी सारी तादाद अभी जो है ग्राउंड के बाहर भी है। इमरान खान यहाँ पे पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर बाद ये खिताब करेंगे। इस वक्त तराना बजाया जा रहा है। कारकुनों की बड़ी तादाद की वजह से यहाँ पे बदनज़मी भी देखने में आई। जो एंट्रेंस गेट्स थे, वहाँ पे वॉक थ्रू गेट लगे हुए थे, उनको उखाड़ दिया गया कारकुनों की धक्कम पेल के बायस। और कारकुनों की बड़ी तादाद जिसको लाइन बना के ग्राउंड के अंदर एंटर किया जा रहा था, उसकी धक्कम पेल के बायस। नाज़रीन देख सकते हैं जलसे का बाकायदा आगाज हो गया है। तराना इस वक्त पढ़ा जा रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जलसा फैसलाबाद के धोबी घाट में और कौमी तराना पढ़ा गया आपसे कुछ देर पहले। और अब से कुछ देर बाद मुतवक्के है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का खिताब मुतवक्के है। और आपको ये भी बताते चलें कि सियासी ताकत का मुजाहरा किया जा रहा है आज तहरीक इंसाफ की जानिब से फैसलाबाद के धोबी घाट में। और कारकुनों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। हम देख सकते हैं स्टेज पर शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद हैं, जहांगीर तरीन भी मौजूद हैं, एजाज चौधरी भी हम देख सकते हैं, और साथ ही साथ साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर भी इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं। और कुछ ही देर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का खिताब मुतवक्के है। जी हाँ, फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ का ये जलसा, इमरान खान कुछ देर बाद खिताब करेंगे। कौमी तराने से जलसे का बाकायदा आगाज किया जा चुका है। शाह महमूद कुरैशी भी यहाँ पर मौजूद है, जहांगीर खान तरीन भी यहाँ पर मौजूद है, और नईमुल हक भी यहाँ पर स्टेज पर मौजूद है। इस वक्त आप देख सकते हैं इमरान खान स्टेज पर मौजूद हैं। दूसरी जानिब हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं, ये फ़ज़ाई मनाजिर हैं जलसागाह के। आप इन मनाजिर में देख सकते हैं कारकुनों की बड़ी तादाद इस जलसागाह में मौजूद है। कुछ ही देर के बाद इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जलसे से खिताब भी करेंगे। फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ का ये सियासी ताकत का मुजाहरा किया जा रहा है। फैसलाबाद धोबी घाट में ये जलसा मुनक्किद किया गया है तहरीक इंसाफ का। जी हाँ, खवातीन समेत कारकुनों की बड़ी तादाद जलसे में शरीक है और खवातीन के लिए अलग इंक्लोजर बनाया गया है। वहाँ पर सिक्योरिटी के अलग से खास इंतजाम किए गए हैं। पीपल्स पार्टी की भी गिर रही है और एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आप रहे, सीनियर मिनिस्टर रहे, ऑपोजिशन। फैसलाबाद के धोबी घाट जहां तहरीक इंसाफ का सियासी ताकत का मुजाहरा किया जा रहा है। इमरान खान थोड़ी देर के बाद खिताब करने वाले हैं, पहुंच चुके हैं। खिताब करने की तैयारियां तकरीबन तमाम मुकम्मल हो चुकी हैं। इमरान खान इस वक्त आप स्टेज पर देख सकते हैं। फैसलाबाद का ये धोबी घाट जहां पर आज तहरीक इंसाफ अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा करने जा रही है। और इमरान खान इस वक्त आप स्क्रीन पर इमरान खान को देख रहे हैं, खिताब करने वाले हैं इमरान खान। आज इस सियासी ताकत का मुजाहरा किया जा रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से। खवातीन समेत कारकुनों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। जी हाँ, फैसलाबाद के धोबी घाट में तहरीक इंसाफ का सियासी ताकत का मुजाहरा जारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान स्टेज पर पहुंच चुके हैं और गालिबन अपने कारकुनों को मुनज़्ज़म करके फिर बाकायदा तौर पर खिताब का आगाज़ करेंगे। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि स्टेज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत भी मौजूद है, शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद हैं, जहांगीर तरीन भी मौजूद हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान। जो स्टेज पर कारकुनान मौजूद हैं, जो स्टेज पर पार्टी रहनुमा मौजूद हैं, उनको मुनज़्ज़म करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जलसागाह से खिताब कर रहे हैं। सामने कैमरे, वो पीछे नहीं देख सकते, वो आपके पीछे नहीं देख सकते लोग। इसको नीचे करो, नीचे करो, इसको नीचे करो, वो पीछे नहीं देख सकते, आपको भी नीचे करना पड़ेगा। थोड़ा नीचे, थोड़ा सा नीचे, तुमने पीछे बैठेगा वो पीछे स्क्रीन नहीं देख सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और खुरम
एक तो स्टेज मैनेज करना पड़ता है, यहाँ पूरा जलसा स्टेज के ऊपर है। आपने पीछे बैठना है ताकि लोग स्क्रीन देख सकें, क्योंकि मैं आप सबको अभी एक छोटी सी फिल्म दिखाऊंगा जब मैं तकरीर कर रहा हूं, जब मैं आपको बताऊंगा, अभी नहीं। तो मैं फैसलाबाद के लोगों, पहले तो इतनी गर्मी में, इतनी शदीद गर्मी में इस तादाद में आने का, मुझे इज्जत देने का मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज खास तौर पे यहां ख्वातीन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं अपनी ख्वातीन से माजरत करना चाहता हूं, जो दो इस्लामाबाद और लाहौर के जलसे में जो उनसे ज्यादती हुई, मैं आज आपसे माजरत चाहता हूं। लेकिन मैं आज आपसे वादा करता हूं कि कभी भी तहरीक-ए-इंसाफ के जलसे में आगे से कोई भी हमारी ख्वातीन के ऊपर एक उंगली भी नहीं उठा सकेगा। हमने खास अपने तहरीक-ए-इंसाफ के टाइगरों को ट्रेन किया हुआ है कि जो भी हमारी ख्वातीन के पास आया उनको ऐसा फेंटा लगाया जाएगा कि कभी आगे से जुर्रत नहीं करेंगे। मैं यहां अपने मजदूरों को, यहां किसान भी आए हुए हैं, उनको भी खुशामदीद कहता हूं। यहां बिजनेसमैन भी आए हुए हैं, कई इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी मुझे कहा वो आएंगे, उनको भी खुशामदीद कहता हूं। नौजवानों को खास तौर पे खुशामदीद कहता हूं। माशाल्लाह, मैं समझता था कि मैं इतनी 21 साल गर्मी में क्रिकेट खेल के मैं गर्मी बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन माशाल्लाह जो आज आपने गर्मी बर्दाश्त की है 47 डिग्रीज, माशाल्लाह। और इंशाल्लाह ये जुनून है जो बनाएगा नया पाकिस्तान। ये आपका जज्बा है जो इस मुल्क को तब्दील करेगा। पीछे होना यार, मैंने फिल्म दिखानी है, पीछे खुदा पीछे हो। मैंने भी आपको एक फिल्म दिखानी है, आप बड़ा मजे लेंगे उसके। सबने बैठ जाना है वहां पीछे। अच्छा जी, मैं वो देखो सारा शोर मचा रहे हैं, वो आपको थोड़ा सा नीचे नहीं हो सकता, थोड़ा नहीं हो सकता, या थोड़ा उधर हो जाओ, वो थोड़ा सा तो नीचे हो, नहीं हो सकता। चलें इधर से, मैं आपको देख लूंगा। अच्छा जी, अब जरा, अब मेरे पाकिस्तानियों पीछे बैठो ना, नहीं देख सकते, अजाब है ये। एक तो तहरीक इंसाफ का सामने जलसा होता है, एक स्टेज के ऊपर जलसा हो रहा होता है। मेरे पाकिस्तानियों, अब जरा थोड़ी खामोशी, मेरी बात सुनिए आपने गौर से। मैं अपने पाकिस्तानियों को याद कराना चाहता हूं कि पाकिस्तान एक बहुत अजीम ख्वाब का नाम है, एक अजीम ख्वाब का नाम है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बना था जो सारी दुनिया के मुसलमानों ने खुशियां बनाई थी कि दुनिया में वाहिद मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है। मैं ये चाहता हूं कि यहां जो हमारी माइनॉरिटीज, हमारी अक़लियतें, वो भी सुन लें कि मेरा पाकिस्तान का ख्वाब क्या है। मेरे पाकिस्तान के ख्वाब में सारे इंसान कानून के सामने एक बराबर। मेरे पाकिस्तान में सारे पाकिस्तानियों के लिए एक कानून, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, मसीह हो, जो भी हो, इंसान हो, क्योंकि रब्बुल आलमीन है, इंसानों का खुदा है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। इसलिए मेरा जो पाकिस्तान है, जो
कायदे आजम का पाकिस्तान है, जो मेरे नजरियाती रोल मॉडल इलामा इकबाल का पाकिस्तान है। मैं पहले आपको बता दूं पाकिस्तान क्या था। मुझे न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस में यूनिसेफ का एम्बेसडर था। वहां मुझे अल्बानिया का प्राइम मिनिस्टर मिला आज से 20 साल पहले। उसने कहा हम छोटे से थे जब पाकिस्तान का ऐलान हुआ, हम गुलामी कर रहे थे उन दिनों में। हमने रेडियो पे सुना कि एक इस्लाम के नाम पे मुल्क बना है। कहता हमने मिठाइयां बांटी अल्बानिया में, ईस्टर्न यूरोप में हमने मिठाइयां बांटी। तो मेरे पाकिस्तानियों याद रखें, आप एक अजीम कौम आपने बनना है। आप एक अजीम सोच की वजह से बने थे। हमने एक ऐसा मुल्क बनना है जो सारी मुसलमान दुनिया के अंदर एक मिसाल बनेगा, अदल और इंसाफ का निजाम बनेगा। एक ऐसा मुल्क बनेगा जो मगरिब भी जब देखेगी, हमें देखेगी तो वो कहेंगे ये देखो ये पाकिस्तान जा रहे हैं, ये पाकिस्तानी फिर रहा है। सच्चे इंसान, बड़े इंसान, बड़े किरदार के इंसान, सादिक और अमीन, ये है ख्वाब। जब हम अपने आप को बदलेंगे मुल्क बदल जाएगा। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश नहीं करती। मुझे हाथ खड़े करके बताओ, क्या आप तैयार हो हालत बदलने के लिए? मैं तैयार हूं, आप तैयार हैं, और मुझे वो वक्त बड़ा करीब नजर आ रहा है। लेकिन उससे पहले कभी भी किसी भी कौम को जद्दोजहद किए बगैर अल्लाह ने आजादी नहीं दी। नौजवानों, आपने अगर एक अजीम मुल्क बनना है और बनाना है तो आप सबको, हम सबको मिलके जद्दोजहद करनी पड़ेगी। ये है फैसलाबाद। ये फैसलाबाद था पाकिस्तान का मैनचेस्टर, इंडस्ट्रियल शहर, मजदूरों का शहर, एक वो शहर जो पाकिस्तान में, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स, फैसलाबाद की वजह से पाकिस्तान से हमें बाहर से डॉलर्स आते थे क्योंकि यहां एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा थी। ये वो शहर था जो जब ये खुशहाल होता था कराची की तरह पाकिस्तान खुशहाल हो जाता था। और आज फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बुरे हालात में है, लोग फैक्ट्रियां बेच के रियल एस्टेट में चले गए हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, मजदूर बेरोजगार हैं। कभी पूछा है कि ये क्यों हो रहा है? ये हमारे इतने बड़े लूम के मजदूर जो लूम की फैक्ट्रियों में काम करते थे, हमारे बेचारे, मुझे खास तौर पे पैगाम भट्टे के मजदूरों ने कहा कि उन बेचारों को 1000 रुपया मिलना चाहिए था, 1000 ईंटों का तकरीबन 1000 रुपया, 500 रुपया भी नहीं मिलता। हर जगह से किसान रो रहा है चारों तरफ। बेचारे किसानों को 1300 की बोरी आटे की मिली थी, 1100 पे बेचारों को मुश्किल से बेच रहे हैं अपनी गंदम। सारा गर्मी में, सर्दी में, बुरे वक्त में काम करके आज किसान बेचारा, उसको पैदावार की कीमत नहीं मिल रही। हमारे नौजवान बेरोजगार फिर रहे हैं। फैसलाबाद में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, और क्योंकि बेरोजगारी है, जुर्म भी सबसे ज्यादा फैसलाबाद में, सबसे ज्यादा जुर्म है। तो मेरे फैसलाबाद के लोगों, ये क्यों है सब कुछ? पूछें अपने आप से कि क्यों अल्लाह के अजाब आया हुआ है हमारे मुल्क के ऊपर। सर्दियों में गैस नहीं, गर्मियों में बिजली नहीं,
हर दूसरे दिन कीमतें बढ़ रही हैं। मेरे पास यहां पूरे कागज हैं, कीमतें कितनी बढ़ी हैं कि किस तरह हर चीज की कीमत बढ़ती जा रही है। दाल 25, आम आदमी जो दाल खाता है 50% उसकी कीमत बढ़ गई। दूध, बच्चों को जो दूध देना होता है, दूध की कीमत देखें, सूखे दूध की कीमत देखें, 20% वो बढ़ गई, 40% वो बढ़ गई। तो क्यों हो रहा है ये आपसे? और इसलिए मैं अभी पैनामा की तरफ आऊंगा। ये जो पैनामा है, ये पैनामा की वजह से आपको अब समझाऊंगा कि हो क्या रहा है। 20 साल पहले मैंने सियासत शुरू की और मैं 20 साल से कहता गया कि जब तक इस मुल्क से करप्शन खत्म नहीं होगी, आम आदमी की करप्शन नहीं, साहिब इक्तदार की करप्शन, जब तक इस मुल्क में सियासतदान इक्तदार में आके मुल्क लूटना बंद नहीं करेंगे, हमारे मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। आज अल्लाह अल हक है, मालिक यौमुद्दीन है, इंसाफ का खुदा है। 20 साल मैं कहता रहा अपने लोगों को कि आपके लोग इस मुल्क में सिर्फ इक्तदार में आते हैं पैसा बनाने के लिए, और मैं 20 साल से कहता रहा, और जो मुझे सुनना पड़ा 20 साल में, मुझे जाती अटैक किए गए और शादी की, मेरी बीवी को यहूदी लॉबी कह दिया। वो बेचारी वहां से मुसलमान होकर यहां आती है और कहते हैं जी यहूदी लॉबी, कि किसी तरह इमरान खान का मुंह बंद करवा दो। जाती हमले, उस बेचारी बीवी के ऊपर केस कर दिया टाइलों का कि जी टाइलें स्मगल करने जा रही है। वो जो बेचारी उस घराने से छोड़ के पाकिस्तान, कहते जी टाइलें स्मगल कर रही है। मेरे ऊपर क्या क्या नहीं किया गया, अस्पताल बनाया, उसके ऊपर क्या, अस्पताल पे अटैक कर दिया, सिर्फ मेरा मुंह बंद करवाने के लिए। ये 20 साल से ये मेरे पे हो रहा था। आखिर जब इन्होंने समझा कि जनाब अब तो करप्शन को यहां कोई पकड़ेगा ही नहीं, क्योंकि हमाम में सभी नंगे हैं, एक दूसरे के ऊपर फाइलें रखी हुई हैं, वो कहता है तुम करप्ट हो, वो कहता है तुम करप्ट हो, दोनों चुप हो जाते थे। ये चलता आ रहा था ड्रामा। मैं अकेला लगा हुआ हूं कहने कि जब तक इनका ऊपर से एहतसाब नहीं होगा, करप्शन खत्म नहीं होगी। अब नीचे पटवारियों, नैब बनती है, छोटे छोटे पटवारियों को पकड़ लिया, कभी कोई सरकारी नौकर को पकड़ लिया। अभी पता चला, और करप्शन रुकनी कैसे थी, करप्शन कैसे रुकनी थी? जब बड़े बड़े ऊपर प्राइम मिनिस्टर करप्शन कर रहा है, उसके वजीर करप्शन कर रहे हैं, तो नीचे कौन रोकना था, किसको रोकना था करप्शन से? कभी भी करप्ट इंसान का एहतसाब नहीं कर सकता, और ये हो रहा था। और पाकिस्तानियों, पैसा आपका लूटा जा रहा था। आप जब समझते हैं ना कि गवर्नमेंट का पैसा लूटा जा रहा है, अभी बलूचिस्तान में एक फाइनेंस सेक्रेटरी पकड़ा गया, उसके घर में जानते कितना कैश पड़ा हुआ था? 68 करोड़ रुपया। एक गवर्नमेंट सर्वेंट के घर में 68 करोड़ रुपया पड़ा हुआ था। अब मुझे बताओ पाकिस्तानियों, किसका पैसा था? लोग समझते जी हमारा तो पैसा ही नहीं था। ये मैं नौजवानों आपको समझाने आया हूं कि ये जब चोरी होती है, जब करप्शन होता है, आपका पैसा चोरी होता है। पूछे कैसे? आपके ऊपर टैक्स लगते हैं, जो भी चीज आप खरीदते हैं 17% जीएसटी लगता है, उसके ऊपर 17% टैक्स देते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ आम चीजें हैं। डीजल के ऊपर 98%, डीजल के ऊपर 98% टैक्स, पेट्रोल के ऊपर 50% टैक्स। जो आप अपना मोबाइल का फोन कार्ड लेते हैं 100 रुपए में से 43 रुपए टैक्स।
हर चीज पे टैक्स लगता है, आपकी जेब से निकलता है, होता पैसा आपका है, खाता कोई और है। और हम समझती है जी ये तो जो गवर्नमेंट का पैसा चोरी हो गया, आपका पैसा चोरी होता है। इसलिए पाकिस्तानियों, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता गुर्बत बढ़ती जा रही है, करप्शन मुल्क को खोखला कर रही है। हमारे पास पैसा ही नहीं मुल्क चलाने के लिए। पैसे वाले लोग टैक्स ही नहीं देते। वो क्यों नहीं टैक्स देते? क्योंकि वो यहां से पैसा चोरी करके ऑफशोर पनामा कंपनीज के अंदर छुपाते हैं। जब पैसा बाहर जाता है तो पैसा कैसे इकट्ठा हो मुल्क चलाने के लिए? जब बड़े बड़े लोग टैक्स नहीं देते तो पाकिस्तानियों टैक्स आपको देना पड़ता है महंगाई के जरिए। ये क्यों फैसलाबाद में क्यों बंद हो रही हैं? फैक्ट्रियां क्यों बंद हो रही हैं? क्योंकि खर्चा इतना ज्यादा हो गया है, टैक्सेस की वजह से इतना महंगा हो गया है। यहां कुछ भी फैक्ट्रियों में मुकाबला करना हिंदुस्तान बांग्लादेश से इतना मुश्किल हो गया है क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा है। खास तौर पे बिजली इतनी महंगी हो गई है कि हमारी फैक्ट्रियां मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। अगर हमने इसको ठीक करना है, पाकिस्तानियों अपनी ज़हन में डाल लेना, जब तक हम करप्शन जब तक नहीं खत्म करेंगे, ना यहां सरमायाकारी होने लगी है, ना यहां नौकरियां मिलने लगी हैं, ना हम गुर्बत खत्म कर सकते हैं, ना हमारे पास पैसा होगा मुल्क चलाने का, लिहाजा कर्जे लेने पड़ेंगे। कर्जे पे मुल्क चल रहा है। हर रोज 6 अरब रुपया कर्जा लेता है ये पाकिस्तान। पिछले 3 साल में 5,000 अरब रुपया का कर्जा लिया है। आपको अंदाजा है ये कितना है? 5,000 अरब रुपया। आप जानते हैं कि 10 साल पहले सारी पाकिस्तान की तारीख 60 सालों में पाकिस्तान का कर्जा था 5,000 अरब रुपया। सिर्फ 3 सालों में इस नून लीग की हुकूमत ने 5,000 अरब रुपया कर्जा मजीद चढ़ा दिया आप पे। ये कर्जा आप देंगे महंगाई के जरिए। IMF कहेगी हमें पैसा चाहिए, पैसे की वजह से आपके ऊपर चीजें महंगी की जाएंगी, पेट्रोल पे टैक्स, बिजली पे टैक्स, गैस पे टैक्स। आप टैक्स देंगे, चीजें महंगी हो जाएंगी, आपकी फैक्ट्रियां मुकाबला नहीं कर सकेंगी, बाहर की फैक्ट्रियों का एक्सपोर्ट्स गिरनी शुरू हो जाएंगी, जो गिर रही हैं, कौम गरीब हो जाएगी और छोटा सा करप्ट तबका अमीर तरीन हो जाएगा। किथे लेके तुसी जाना है, केड़ा मुंह सोने रब नू दिखाना है, केड़ा मुंह सोने रब नू दिखाना है। ओए ना पैसा किथे लेके तुसी जाना है, केड़ा सोने रब नू दिखाना है। तौबा तुसी करो, पैसे हथ करो, तौबा तुसी करो, पैसे हथ करो, बन जाओ तुसी इंसान। हुण तां आवे बस आवे इमरान, हुण तां मुल्क बचावे कप्तान। आवे बस आवे इमरान, हुण तां मुल्क बचावे कप्तान। अच्छा जी, अब मैं सिर्फ आपको ये जरा पनामा की कहानी सुनाना चाहता हूं ताकि आप समझ जाएं ये हुआ क्या। ये हुआ एक मिनट सुने हुआ ये, और इसलिए मैं चाहता हूं आप सब बैठ जाए ताकि पीछे वो लोग देख सके। बैठ जाए, आप बैठो, सारे बैठो, पीछे बैठो तो सही, बैठ जाओ नीचे, और वो पीछे देख लीजिए। आपको मैं चाहता हूं कि एक फिल्म देखें ताकि आपको पता चले कि हुआ क्या इस मुल्क के साथ। हुआ क्या कि एक इंकशाफ होता है इंटरनेशनली, बाहर एक बड़ी वकीलों की कंपनी, उसका कंप्यूटर हैक हो जाता है, उसमें से इंकशाफात निकलाते हैं। 150 दुनिया के टॉप सहाफी बैठ के उनको 1 साल देखते हैं, और उसके बाद जो चीज सामने आती है वो ये
कि दुनिया में बड़े बड़े कई बिजनेसमैन भी थे, लेकिन कई बड़े बड़े सियासी लोग अपना पैसा अपने मुल्क से उन्होंने इन कंपनीज के पीछे छुपाया हुआ था, बड़ी बड़ी जायदादें ली हुई थी, और उसके अंदर नाम आ गया नवाज शरीफ के बच्चों का। अब जब नाम आ गया तो हम ऑपोजिशन ने मियां साहब को कहा कि मियां साहब बताएं कि किधर से आया पैसा। अब सुने जरा, मियां साहब को सिर्फ 4 जवाब देने थे। हमने जब मियां साहब के बच्चों का नाम आया और वहां पनामा के पेपर्स पे जिन्होंने कहा गया कि लंदन में मेफेयर में 4 महंगे तरीन फ्लैट इनके नाम के थे, तो हमने कहा मियां साहब 4 सवालों के जवाब दे दें कि क्या आपके पास जायज पैसा था, क्या आपकी जायज कमाई थी, ये बता दें, क्या आपने इस कमाई पे टैक्स दिया था, ये बता दें, और क्या ये पैसा पाकिस्तान से बाहर कानूनी तौर पे गया था, ये बता दें, और चौथी चीज ये थी कि ये बता दें कि जो फ्लैट का जो एक कहते हैं सेल्स डीड के जब आप फ्लैट खरीदते हैं उसकी एक कागज होते हैं, वो दिखा दें। अब मुझे ये बताएं कि कोई हमने कोई गलत बात पूछी? बताएं ना आप, ये कोई गलत बात पूछी? यही जो मैं मियां साहब से पूछ रहा था, मैंने कहा यही आप मेरे से सवाल करें। और मैंने भी एक लंदन, मैं तो क्रिकेट खेलता था, मैंने फ्लैट लिया, मैंने बता दिया, मैंने कहा ये मैं 17 साल वहां काउंटी क्रिकेट खेलता था, पैसे कमाता था, टैक्स देता था, उसका मैंने ये फ्लैट लिया और ये मैंने इतने पे खरीदा, इतने पे बेच दिया। तो वही जो मैंने अपने जवाब दिए, मैंने कहा मियां साहब आप भी जवाब दे दें। अब 1.5 महीना हो गया, जवाब नहीं मिल रहा। साडे सारे सवालों का जवाब दो, पैसा कौम दा जो लुटिया हिसाब दो, पैसा कौम दा जो लुटिया हिसाब दो। साडे सारे सवालों का जवाब दो, पैसा कौम दा जो लुटिया हिसाब। तो मैंने जब हमने ये जवाब ढूंढे तो मियां साहब 1.5 महीना हो गया है, बजाय जवाब मिलने के तोता मैना की कहानी शुरू कर देते हैं। हमेशा हम सवाल कुछ पूछते हैं, जवाब आना शुरू हो जाता है 1937 में हम कितने अमीर थे, फिर हमारे से कितने जुल्म हुए, फिर हम वो वहां से यहां से पैसा दुबई लेके गए, उधर फंस गए। जब कहा जी दुबई पैसा लेके गए तो बैंक के जरिए लेके गए, उन दिनों में तो इजाजत ही नहीं थी बैंक, स्टेट बैंक की परमिशन के बाद। उस वक्त के फाइनेंस सेक्रेटरी ने, फाइनेंस मिनिस्टर मुबशर हसन ने कहा हमारे से तो पूछा ही नहीं इन्होंने, वहां फंस गए। फिर उधर उन्होंने कहा जी हमने इतनी कमाई की दुबई में कि उस कमाई से हमने सऊदी अरेबिया में स्टील मिल बना दी। वो दुबई में जो उन्होंने जिस बैंक से कर्जा लिया था, उसने कहा इन्होंने तो कर्जा ही नहीं पूरा कर सके, डिफॉल्ट करके बीसीसीआई, उधर फंस गए। फिर उन्होंने कहा सऊदी अरेबिया से कमाई करके हमने 2005 में फ्लैट खरीदे। अब हमने मियां साहब लैंड रजिस्ट्री निकाल ली फ्लैटों की। जब लैंड रजिस्ट्री निकाली तो पता चला कि 2005 नहीं 10 साल पहले आपने फ्लैट खरीदे थे। अब मियां साहब उधर फंस गए क्योंकि हमारे पास रजिस्ट्री है। फिर एक हुआ केस मियां साहब के ऊपर, अल तौफीक बैंक ने केस किया हुदाइबा पेपर मिल के ऊपर, इन्होंने कर्जा लिया वो नहीं वापस कर सके। वो जो केस था, उस केस में लंदन के हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया नवाज शरीफ के खिलाफ, इनके खानदान के खिलाफ। उस फैसले में 1999 में लंदन के हाई कोर्ट ने चारों फ्लैट कहा कि बैंक को वापस कर दें अगर $33 मिलियन नहीं देंगे। वो भी हमारे पास आ गई, वो डॉक्यूमेंट हमारे पास आ गई। अब मियां साहब इसका जवाब दें। आपने कहा 2005 में लिए फ्लैट, हमारे पास डॉक्यूमेंट है आपने 10 साल पहले लिए। फ्लोर ऑफ द हाउस असेंबली में जाके आपने सारी कौम के सामने ये कह दिया। अब मैं सवाल पूछता हूं
कि जो प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में झूठ बोलता है, क्या उसको प्राइम मिनिस्टर रहने का हक बनता है? मुझे यह बताएं कि अगर आप एक प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एतमाद ही नहीं कर सकते, तो वो कैसे रखवाली कर सकता है आपके पैसे की? आप उसको टैक्स कैसे देंगे जब वो आप असेंबली में आके अगर इस चीज पे झूठ बोल सकता है, तो पता नहीं कितने और झूठ बोलता है। अब मैं चाहता हूं कि ये फिल्म देखें, क्योंकि ये 5 लोग उन फ्लैटों की बात कर रहे हैं। 5 लोग, इनमें से 4 झूठ बोल रहे हैं, 1 सच बोल रहा है, और आपने फैसला करना है सच कौन बोल रहा है। जरा फिल्म चलाएं, बैठ जाओ। मेरी और मेरी वालदा की और प्रॉपर्टी निकाल के ले आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर से ये जरा चुप करके सुने, आपने सुनना है। चलें जी। मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पाक मीम के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे। It's on a rent. I'm renting on a rent basis, which comes from every quarter from Pakistan. हमारे वालिद मोहतरम भी कारोबार की खातिर दुबई पहुंचे और गल्फ स्टील के नाम से एक फैक्ट्री कायम की जो 10 लाख मुरब्बा फुट जमीन पर मुश्तमिल थी। 20 साल हो गए उन फ्लैट्स को खरीदे। ये अगर इस बात को प्रूफ करते हैं, मैं मानने को तैयार हूँ, ठीक है कि ये जो बिल्कुल कह रहे हैं सही कह रहे हैं। जद्दा स्टील मिल हो या लंदन के फ्लैट्स या और कोई अदायगी, पाकिस्तान से इनके लिए 1 रुपया भी बाहर नहीं गया। रिकॉर्ड पे है, हसन के टैक्स के जो रिकॉर्ड है उस पे है। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के पास रहती हूँ। नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको फोन करती हैं। उनका बेनिफिशियल ओनर जो है वो ये खादिम है, वो एक ट्रस्ट के तहत हैं और उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ मेरी हमशीरा जो है। खा सऊदी अरब है, खा बरतानिया है, रिकॉर्ड पे है, टैक्स के रिकॉर्ड पे है, पैसा कहाँ से है रिकॉर्ड पे है। ये हैं वो जराए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। अच्छा, आप बताएं कि इन 5 में से एक इंसान सच बोल रहा था, वो कौन था? चौधरी निसार कह रहे थे कि रिकॉर्ड पे हैं, फ्लैट इनके हैं 20 साल से, और बाकी कोई कुछ कह रहा था। मियां साहब फिर तोता मैना की कहानी कि हम तो कभी पैसा लेके नहीं गए पाकिस्तान से बाहर। एक बेटा कह रहा है कि हमारा सारा पाकिस्तान से रेंट आता था। एक कह रहा है, मरियम बीबी कह रही है, मेरी तो कोई बाहर कंपनी नहीं है, मेरे पास तो असासे कोई नहीं है बाहर। और हुसैन शरीफ साहब कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन की बड़ी कंपनीज है। अब मुझे ये बताएं कि अब आपको समझ आ गई, कि पाकिस्तानी कौम जो सबसे दुनिया में ज्यादा खैरात देती है, वो दुनिया में सबसे कम टैक्स देती है। फिर से सुन लें, दुनिया के अंदर जो 4 सबसे ज्यादा मुल्क हैं जो सबसे ज्यादा खैरात देते हैं, उसमें एक पाकिस्तान है। मैं आपके सामने खड़ा हूं, शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल को हर साल 350 करोड़ रुपए हर साल ये कौम इकट्ठा करके देती है। 350 करोड़ रुपया। पेशावर का अस्पताल बनाने गया, मैं अपनी कौम के पास फिर गया। एक तरफ कौम 3.5 अरब रुपया का खसारा शौकत खानम लाहौर में पूरा करती है, और दूसरी तरफ 4 अरब रुपया देती है शौकत खानम पेशावर बनाने में। ये है पाकिस्तानी, ये है हमारी कौम। बड़े दिल की कौम है, खुले दिल की कौम है, खौफ खुदा है, आखिरत की फिक्र करते हैं, अल्लाह की राह में देते हैं। क्या अगर इस कौम को ये इत्मीनान हो कि हुकूमत अवाम का पैसा अवाम पे खर्च करेगी,
स्कूलों पे खर्च करेगी, अस्पतालों पे खर्च करेगी। फैसलाबाद जैसी जगह जिधर तकरीबन 70% लोगों को साफ पीने का पानी नहीं मिलता, 70% लोगों को साफ पीने का पानी नहीं मिलता। अगर हुकूमत के ऊपर एतमाद हो, साफ पानी देगी, अस्पतालों में दवाइयां होंगी, बुनियादी जरूरियात पूरी करेगी। फैसलाबाद में 6 लाख लोगों को हेपेटाइटिस बी और सी है, 6 लाख लोगों को, क्योंकि यहां कोई बुनियादी सहूलतें ही नहीं है, अस्पताल नहीं है। तो मुझे यह बताएं कि लोग टैक्स दे क्यों? लोग इसलिए टैक्स दें कि नवाज शरीफ के शाहाना रहन सहन पे। मियां साहब ने असेंबली में कहा, ये जरा सुने। वैसे मैं आपको बताऊं, मैंने जब मियां साहब को असेंबली में देखा, मेरा बड़ा दिल खराब हुआ, मेरा दिल खराब हुआ। मैं देख रहा हूं बुरा हाल है, असेंबली में एयर कंडीशन में गर्मी लग रही है, बार बार पानी मंगवा रहे हैं, शक्ल पे बेचारे घबराए हुए हैं। मैं बैठ के सोचा, मैंने कहा अल्लाह, क्या फायदा हुआ इस पैसे का कि आदमी का ये हाल हो, कि बुरा हाल है, पसीना आया हुआ है, पानी पानी लेके आओ, पानी पी रहे हैं, तकरीर भी पढ़ के कर रहे हैं। 30 साल मुल्क की वजीर आला से लेके 3 दफा प्राइम मिनिस्टर से तकरीर नहीं की जा रही, क्या फायदा हुआ? मियां साहब, इस पैसे का क्या फायदा हुआ? और वहां क्या कहते? फैसलाबाद के लोगों, नौजवानों, सुनो क्या कहते? कहते इमरान खान, ये किधर से पैसा आया इमरान खान के पास? एक हेलीकॉप्टर आ रहा है, एक जा रहा है, कहते बड़ी बड़ी गाड़ी है, ये पैसा किधर से आया? मैंने मियां साहब की शक्ल देखी, मैंने कहा मियां साहब, दिल में सोचा, क्योंकि वहां मैं क्या कहता, वहां तो मुझे वाकई बड़ा अफसोस आ रहा था मियां साहब, मुझे तरस आ रहा था। देखिए, मैं क्रिकेट जब खेलता था ना, बड़े भरपूर तरीके से मुकाबला करता था, आखिरी गेंद तक लड़ता था, लेकिन जब मेरा मुखालिफ हार जाता, मुझे उसके ऊपर तरस आना शुरू हो जाता था। मुझे मियां साहब पे तरस आना शुरू हो गया। तो मैंने सोचा कि ये कह रहे इमरान खान का रहन सहन। मैं आप सबके सामने आज कहता हूं, मैं अपनी कौम के सामने कहता हूं कि मियां साहब किसी भी पाकिस्तान के टॉप अकाउंटेंट्स को, ऑडिटर्स को बुला लें। मैं लिख के आपको देता हूं कि जो आपके जाती उमरा के लिए जो पुलिस 2700 पुलिस है जो आपको गार्ड करती है, 2700 पुलिस, वो जो क्वीन ऑफ इंग्लैंड है, बकिंगम पैलेस में भी वहां इतनी पुलिस नहीं है। यानी वो बरतानिया, जो तकरीबन सारी 50 मुसलमान मुल्कों का सालाना आमदनी बरतानिया के बराबर है, उधर की भी जो क्वीन है, उसके पास भी 2700 पुलिस नहीं है। मियां साहब का जो 2700 पुलिस के ऊपर सालाना खर्चा है, उस खर्चे के चौथे हिस्से में, सुन लें, जो पुलिस का इनका सालाना खर्चा है 2700 पुलिस का, उसके चौथे हिस्से में, उसके 25% पे मैंने बनीकाला की जमीन भी खरीदी, मैंने उस पे घर भी बनाया, मेरा 15 साल का खर्चा भी निकला, और अगले 10 साल का भी खर्चा निकल सकता है उस पे। मैं आपको अभी भी कहता हूं कि किसी भी ऑडिटर को बुला लें और लिख लें। देखिए मियां साहब, बात यह है कि ये कौम अब तक आपको समझती रही, आप ये जिस तरह मजलूम शक्ल आपने बनाई हुई थी, मुझे भी तरस आ गया और औरों को भी तरस आ जाता था कि देखे भोला भाला बेचारा मजलूम नवाज शरीफ। लेकिन अब आपसे हमें जवाब चाहिए, आपसे इस कौम को अब जवाब चाहिए। और जवाब ये नहीं है कि सबको आपके ये जो आपके दरबारी हैं सबको कहें जी वो भी चोर है, वो भी चोर है, फलाना भी चोर है, सारे चोर हो। लेकिन पहले आपने जवाब देना मियां साहब, पहले आप जवाब दें। नाम आपका निकला है, आप यहां में नौजवान हैं, आपको टेलीफोन मोबाइल इस्तेमाल करना आता है। अपना मोबाइल फोन जब भी आप निकालेंगे, बत्ती जलाने के लिए नहीं,
अपने मोबाइल फोन के ऊपर ICIJ के ऊपर गूगल करें, ICIJ, उसके ऊपर नाम पंच करें इमरान खान का, कि इमरान खान, वो बताएंगे कि क्या इमरान खान के कोई असासे हैं बाहर कंपनीज में, वो होंगे जीरो, कुछ भी नहीं। यहां अलीम खान का आएगा, वो कहेंगे कुछ नहीं है। जहांगीर तरीन का आएगा, वो कहेंगे कुछ नहीं है। शाह महमूद का कहेंगे कुछ नहीं है। लेकिन जब शरीफों का कहेंगे तो बच्चों के नाम ही नाम आने शुरू हो जाएंगे। एक कंपनी नहीं, दो कंपनी नहीं, तीन कंपनी नहीं। हसन शरीफ का लंदन में आप जानते हैं कि 1 हाइड पार्क प्लेस, एक घर का कितने पे बिका है? सोचें, एक घर कितने पे बिक सकता है? 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 650 करोड़ रुपया। मियां साहब किधर से पैसा आया? ये आपको जवाब देना पड़ेगा। और अभी तो ये शुरू हुआ है। अभी तो मुझे और खबरें आ रही हैं कि जनाब इधर भी इनके महल हैं, इधर भी घर हैं, इधर भी प्रॉपर्टी है। कोई कहता है सिंगापुर में है, कोई कहता है पेरू में है। तो मियां साहब बेहतर ये है कौम को बताएं आपके असासे किधर हैं, कितने असासे हैं, किधर किधर हैं दुनिया में। क्योंकि जब तक प्राइम मिनिस्टर का एहतसाब नहीं होगा, कोई हमें हक नहीं पहुंचता कि गरीब लोगों को पकड़ के जेलों में डालें। बेरोजगारी के, महंगाई के दौर में आम आदमी कुचला हुआ है, उसका बेचारा खर्चा पूरा नहीं हो रहा, वो चोरी करता है जेल में। और यहां अरबों रुपए इस मुल्क से बाहर जा रहे हैं और आप कहते हैं मैं जवाब दे नहीं हूं। मैं यहां, मुझे पता है कि यहां टीचर हैं, वो बेचारे स्ट्राइक पे हैं। मुझे पता है कि यहां जिस तरह मजदूरों ने मुझे कहा कि मैं उनके सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, देखें, और मैं नौजवानों आपको एक चीज कहना चाहता हूं, मैं अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को एक चीज कहना चाहता हूं। सब ने अगर इस मुल्क को आपने अपने आप को बचाना है, इंडस्ट्रियलिस्ट ने इस मुल्क में महंगाई कम करनी है, नौजवानों आपने नौकरियां ढूंढनी है, अगर नौकरियां ढूंढनी है, ख्वातीन अगर आपको अपने बच्चों की फिक्र है कि वो उनको नौकरियां कहां मिलेंगी, अगर आप देखना चाहते हैं कि आप एक खुशहाल मुल्क में रहना चाहते हैं, जब तक हम इस मुल्क में ऊपर के ताकतवर लोगों की करप्शन, जब तक हम उनका एहतसाब नहीं करेंगे, मेरी आज बात मान लेना, इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। और अगर हमने उनका एहतसाब कर दिया, ये वो मुल्क बनेगा जो बनने जा रहा था। आज से 40 साल पहले तेजी से तरक्की कर रहा था पाकिस्तान सारे खित्ते के अंदर सबसे आगे था। हमारी तालीम बेहतर थी, हमारे अस्पताल बेहतर थे, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट बेहतर थे, हमारे बैंकर बेहतर थे, हमारी सिविल सर्विस बेहतर थी। हम वो मुल्क थे। मसलन जो PIA आज जो ये बेचने का सोच रहे थे, जो अरबों रुपए का नुकसान कर रही है, ये PIA दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन मानी जाती थी। क्यों मानी जाती थी? क्योंकि इस एयरलाइन के 2 अजीम लीडर थे, एयर मार्शल असगर खान और एयर मार्शल नूर खान। ईमानदार थे, प्रोफेशनल थे, मेरिट एयरलाइन में थी। इस PIA ने एमिरेट्स एयरलाइन बनाई, इसने सऊदी एयरलाइन बनाई, इसने सिंगापुर एयरलाइन बनाई। हमें फख्र होता था कि हम PIA में बैठ के सफर कर रहे हैं। वो एयरलाइन नुकसान पे नुकसान किए जा रही है। अरबों नुकसान क्यों कर रही है? क्योंकि जब आप हुक्मरान ऊपर बैठा दें जो हर चीज में पैसे बनाए, कोई भी मुल्क नहीं चलता। आप नवाज शरीफ को बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर बना दे ना, बरतानिया 10 साल पाकिस्तान से बुरा हाल हो, मैं आपको बता दूं, हमारे से बुरा हाल हो जाए। बल्कि वो यहाँ रोजगार ढूंढने आए, नवाज शरीफ को उधर भेज दें और तहरीक इंसाफ को यहाँ की हुकूमत दे दे, वो उधर से यहाँ लोग आएंगे नौकरियां ढूंढने के लिए। तो हमने आखिर में मैं सबको, मेरी यहाँ अक़लियतें जो बैठी हुई हैं यहाँ, खास तौर पर मसीह बरादरी बड़ी है,
मैं आपको फिर से मसीह बरादरी को कहना चाहता हूं, इंशाल्लाह वो पाकिस्तान बनेगा जब आपको बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ मिलेगी। ताजरों, फैसलाबाद के ताजरों, आज तक आप समझते थे कि मियां साहब आपकी मदद करेंगे। इंशाल्लाह हम ताजरों को वो माहौल देंगे जिधर आप ईमानदारी से जिंदगी गुजार सकेंगे। ये टैक्सों की बारिश नहीं करेंगे, पैसों से ज्यादा टैक्स नहीं वसूल करेंगे, करप्शन खत्म करके इंशाल्लाह मुल्क को उठाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जो बाहर पैसा पड़ा है पाकिस्तानियों का, 200 अरब डॉलर बाहर जो पड़ा हुआ है, वो आपकी जमात तहरीक इंसाफ इस मुल्क में इंशाल्लाह वापस लेके आएगी। और किसानों, इंशाल्लाह आपके साथ हम मिलकर 23 तारीख को हम आपके साथ शामिल होंगे। लाहौर में आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम तो आपके साथ होंगे। और मैं फिर से आप सबका शुक्रगुजार हूं। और मैं आखिर में सिर्फ इस पे खत्म करना चाहता हूं कि हम पूरी कोशिश करेंगे सारी ऑपोजिशन को अपने साथ रखने की, क्योंकि हम चाहते हैं सारे मिलके ये जो करप्शन है इसके ऊपर एक इत्तेहाद करें और सारे मिलके हम एक ऐसा एहतसाब शुरू करें जो ऊपर से शुरू हो, नीचे से नहीं ऊपर से। लेकिन मैं आज कह रहा हूं कि मेरी ये 20 साल की स्ट्रगल है। अगर बाकी लोग हमारे साथ ना चले, मैं आज आपसे वादा करता हूं कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान आखिर तक जाएगी, सड़कों पे जाएगी, जिधर भी हो जाए हम एंड तक जाएंगे। हमने पीछे नहीं हटना, हम मौका देंगे। बाद हमने अगर देखा कि हमारे साथ अगर बाकी लोग नहीं चलेंगे, और मैं कोशिश करूंगा सब हमारे साथ चलें, क्योंकि मियां साहब आपको पता है जमीर खरीद लेते हैं, बिजनेसमैन है। मौलाना फजल रहमान सबसे पहले पे गया और औरों को भी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। आपको भी पता चल जाएगा कौन किधर खड़ा है, कौन उधर। एक तरफ करप्शन बचाओ तहरीक चल रही है और एक तरफ नया पाकिस्तान बचाओ तहरीक होगी करप्शन के खिलाफ। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको सब पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मुझे यकीन है कि जो मैं 20 साल से करप्शन के खिलाफ जंग लड़ रहा था, मुझे अब नजर आ रहा है कि अल्लाह की मदद से इंशाल्लाह हम वो अब जंग जीत के दिखाएंगे। तहरीक इंसाफ का फैसलाबाद में पावर शो। इमरान खान इस जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मियां साहब सवालों की बजाय, जवाब देने की बजाय तोता मैना की कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा कि बरतानिया में फ्लैट्स के लिए पैसे आए, आपको जवाब देना पड़ेगा। ये कहना था इमरान खान का। फैसलाबाद धोबी घाट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये पावर शो और इस जलसे से इमरान खान ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि पनामा लीक्स में नवाज शरीफ के बच्चों का नाम आया है। मियां साहब बताइए आपके असासे कितने और कहां कहां हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से 4 सवालों के जवाब मांगे थे इमरान खान, जिन्होंने फैसलाबाद में जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि बरतानिया फ्लैट्स के लिए पैसे कहां से आए, आपको जवाब देना होगा।